सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों के वर्गीकरण के अंदर 5 जगत वर्गीकरण। हमने देखे अलग अलग जो साइंटिस्ट थे वो अपने हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण दे रहे थे। कुछ ने द्विजगत भी वर्गीकरण दिया था जिसमें हमने पौधे और जंतुओं में बांटा था। ये जो 5 जगत वर्गीकरण सारे वैज्ञानिकों के बाद ये 5 जगत वर्गीकरण आया और 5 जगत वर्गीकरण जो दिया है वो है R.H. टेकर। ठीक है, R.H. टेकर साहब जो है उन्होंने ही 5 जगत वर्गीकरण दिया और 5 जगत वर्गीकरण देने के कारण ही इसको 5 जगत वर्गीकरण के क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। हमने ये देखे थे कि वृक्षों को, झाड़ियों को, शाखा जो लताएं हैं उनको पादप श्रेणी में रखा गया था और जो एनिमल्स थे उसको इनाइमा में बांट दिया गया था। लेकिन कई जगह ऐसे दिखाई देने लगे कि ना तो वो प्लांट्स के समान दिखाई देते थे और ना ही वो जंतुओं के समान दिखाई देते थे। बहुत सारे जीव, जैसे कि बात करें सूक्ष्म जीवों की बात करें तो ना वो प्लांट्स के समान दिखाई देते हैं और ना ही एनिमल्स के समान, दोनों के ही कुछ समानता हो जाती है। जैसे यूग्लिना की बात करेंगे, यूग्लिना एक ऐसा जीव समूह है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन बनता है ये, ऐसा कौन सा जंतु समूह है जो क्या बोलता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो यूग्लिना। तो इस यूग्लिना ना तो प्लांट में रखते बनेगा और ना ही जंतु में। इस कारण से R.H. टेकर साहब ने देखा कि ऐसा संभव नहीं कि सारी का वर्गीकरण अलग अलग किया जा सके, तब इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण प्राप्त किया। ठीक है, इनमें 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहले आता है हमारा प्रोटिस्टा मोनेरा, दूसरा आता है हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा आता है हमारा फंजाई और चौथा आता है हमारा प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। ठीक है, चलिए पांचवा एनिमेलिया। ये एनिमेलिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे 5 जगत वर्गीकरण। वास्तविक हम लोग बात करें 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, इसमें हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनके 5 जगत के वर्गीकरण किस किस आधार पे इसको बांटा गया है। तो चलिए मैं इसे बता देता हूँ कि इसका वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या क्या है, इसको किस कारण से अलग अलग इन्होंने हमको दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया के लक्षण के बारे में जानेंगे। एक बार आज हम लोग शॉर्टकट में जानने वाले हैं और इस शॉर्टकट को पूरे इकाई बार अपनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करता हूं। इसको सब कोशिका को मेन आधार माना गया, कोशिका। ठीक है, तो आप अभी सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कई लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ चुका है। तो ये जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सेल्स किसी भी शरीर का, जीव शरीर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा इन सब का लक्षण। ठीक है, आपको एक बार में आज याद हो जाएगा कि अब दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेल्स की बात करते हैं तो मोनो ये जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय होता है। ये होता है बहुकोशिकीय, ये भी होता है बहुकोशिकीय, ये भी होता है बहुकोशिकीय। ठीक है, हमने ये देखा। अब आपको ये पता रहना चाहिए कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का मतलब क्या। तो एक कोशिकीय का मतलब ऐसे जीव शरीर समूह जो अपनी सारी क्रियाएं एक ही सेल से करता है। सारी क्रियाएं का मतलब भोजन ग्रहण करना हो, चाहे उत्सर्जन करना हो, चाहे प्रचलन करना हो, केवल एक ही शरीर से अपना काम कंप्लीट करता है, तब उसको क्या बोला जाता है, एक कोशिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बहुकोशिकी की बात कर रहा हूं, बहुसेलुलर। ठीक है, बहुकोशिकी
ये भी बहुकोशिकीय है, ये भी बहुकोशिकीय है। जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं, चलने का काम किसी और कोशिकाओं से, श्वास लेने का काम कोई और कोशिका से, खाने का काम किसी और कोशिका से। तो हर एक कार्य को करने के लिए जब अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग कोशिका होते हैं, तो ऐसे जीवों को किसके श्रेणी में रखा जाता है? बहुकोशिकीय श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो स्थिति आती है वो केंद्रक पर डिपेंड करता है। केंद्रक भी होता है। तो जीवों का जो शरीर होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है आपका प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। इधर हम लोग बात करेंगे तो ये जो सारे सेल्स होते हैं वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, पूरे की बात कर रहा हूं, इनको छोड़कर, मोनेरा जगत को छोड़कर पूरा कैसा होने वाला है? यूकैरियोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स की बात कर रहे हैं जिसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता। भाई वो जो सेल्स होता है उनका विकास अभी प्रारंभिक का बहुत, ठीक है, प्रारंभिक है, इस कारण से उसमें केंद्रक का विकास हुआ नहीं है। अब जब केंद्रक का इस प्रकार से विकास हुआ नहीं है तो उस सेल्स का नियंत्रण कैसे होता होगा? ऐसा नहीं है कि उसमें केंद्रक नहीं है, केवल उनके जो डीएनए व आरएनए जो होता है, ये डीएनए और ये आरएनए होता है, वह एक जगह स्थिर ना होकर के इसके पूरे शरीर में क्या होता है? फैला होता है। नाभिकीय अम्ल पाया जाता है, नहीं पाया जाता ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के शरीर को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक, और इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग केंद्रक झिल्ली के बारे में। ठीक है, जाहिर सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक है जिसका केंद्रक विकसित हुआ है तब जाके वो झिल्ली का निर्माण कर पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो केंद्रक सेल होता है उसके अंदर एक केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, केंद्रक को घेर के जो रखता है उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। अब मैं बता दिया कि केंद्रक बना ही नहीं है, तो क्या इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी और यहाँ पे केंद्रक झिल्ली होती है या पाई जाती है। ठीक है, चलिए चौथा प्रतिबंध बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण, ये भी स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये भी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। ये जो होता है वो विषमपोषी होता है, ये होता है वो स्वपोषी होता है, और ये होता है वो विषमपोषी होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो स्वपोषी जो जीव शरीर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या बना सकते हैं, इनको किसके श्रेणी में रखा जाता है? स्वपोषी के अंतर्गत रखा जाता है। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जैसे एनिमल या प्लांट, ठीक है, फंजाई वगैरह के, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? विषमपोषी के अंतर्गत रखा जाता है। पोषण की विधि जो होता है वो स्वपोषी, विषमपोषी और परपोषी अलग अलग श्रेणियों में इनको बांटा गया है। अब हम चौथा दे सकते हैं उदाहरण। तो आपको उदाहरण यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीवाणु, यहाँ पे मिल जाएगा आपका यूग्लिना या पैरामीशियम लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप कवकों को, पूरे कवक जितने हैं, मशरूम वगैरह जो आता है, यहाँ पे हरे पेड़ पौधे इसका एग्जाम्पल आ जाएंगे। और यहाँ पे जो स्तनी जंतु, अगर जंतु के श्रेणी में शेर, बंदर, गधा, घोड़ा, मनुष्य, जिसको भी आपको डालना है उसको इसके अंतर्गत रख सकते हो। अब दूसरा टाइप में जाता हूं। अब ये जो प्लांटी होता है इसमें होता है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो स्वपोषी होता क्या चीज है? आप दूसरा अलग से आप टॉपिक इसी में दे सकते हो कि यह प्रकाश संश्लेषण करता है। हमको पता है प्रकाश संश्लेषण किस कारण से कर पाता है, जब उसमें क्लोरोफिल
होता है। ये प्रकाश संश्लेषण करता है, इस पर प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, इसलिए स्वपोषी लिखा हुआ है। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए क्या लिखा हुआ है, विषमपोषी। तो आप ये 5 लक्षण एक साथ बहुत ही जल्दी याद कर सकते हो, और इस प्रकार से आपको 5 जगत पूरे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के 5-5 लक्षण आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।